डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट नंबर 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने ढेर सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। जो भी आपको इसमें रेड कलर से दिख रहा है, इन सब का स्टडी हमने कर लिया है। आज हम लोग बड़ी आंत और गुदा से जुड़े हुए बातों को पढ़ेंगे। इसके अलावा पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र की 5 अवस्थाएं पढ़ाया था। इसके अंतर्गत अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन और पाचन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग अवशोषण, स्वांगीकरण और उत्सर्जन इन तीनों का स्टडी करेंगे। यानी कि आज पाचन तंत्र की पांचों अवस्थाएं समाप्त हो जाएगी। चलिए सबसे पहले अवशोषण को जानते हैं कि अवशोषण क्या होता है। तो अवशोषण के विषय में पहले भी मैंने आपको बताया था कि पचे हुए भोजन का रक्त में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछे कि अवशोषण किसे कहते हैं, आप सिर्फ इतना कहिएगा कि जो पचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ भोजन किस रूप में रहता है, वह जूस के रूप में रहता है। तो वो जो जूस है जब रक्त में चला जाता है, रक्त में पहुंच जाता है, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं। अच्छी तरह से आप समझ गए कि अवशोषण किसे कहते हैं। अब समझना है कि अवशोषण की क्रिया होती कैसे है। तो इसके लिए छोटी आंत में अंगुली के जैसी उभरी हुई एक रचना होती है, जिसे रसांकुर इंग्लिश में विली तथा सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविली कहते हैं। क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, छोटी आंत जो होती है उसमें उंगली की जैसी इस तरह की बहुत सारी रचनाएं होती है। तो जो बड़ी रचना होती है उसको हम लोग रसांकुर कहते हैं, ठीक है। और जो छोटी छोटी रचना होती है उंगली के जैसे ही, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर कहते हैं, माइक्रोविली कहते हैं। तो ये समझ गए। तो यहाँ से 2-3 बात आपसे पूछेगा। पहला कि रसांकुर यानी कि विली कहाँ पाया जाता है, आप बताएंगे छोटी आंत में। फिर आपसे पूछ सकता है कि सूक्ष्मांकुर यानी कि माइक्रोविली कहाँ पाया जाता है, तो भी आप बताएंगे कि छोटी आंत में पाया जाता है। अगर पूछे कि इन दोनों की रचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आप बताएंगे कि अंगुली की जैसी होती है, ठीक है। अब देखिए, रसांकुर और सूक्ष्मांकुर आप समझ गए। अब ये जो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर होता है उसमें 2 चीज़ें पाई जाती है, रुधिर कोशिकाएं और लसिका वाहिनी। समझ गए। ये जो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर है उसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है रुधिर केशिकाएं। रुधिर केशिकाएं का मतलब हुआ जो रुधिर यानी कि रक्त को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाता हो, तो उसी को रुधिर केशिकाएं कहते हैं। फिर बहुत सारी लसिका वाहिनियां भी होती है। इसका काम क्या है, ये जो होती है लसिका, आगे चल के जब आप पढ़ेंगे परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र, तो उसमें मैं अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा कि लसिका वाहिनी क्या होती है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमारे शरीर में लसिका पाई जाती है, रक्त के जैसी ही व्हाइट कलर की एक पदार्थ होती है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का काम किसका होता है, लसिका वाहिनी का होता है। तो जिस तरह से रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रुधिर केशिकाएं ले जाती है, उसी तरह से लसिका को भी एक जगह से दूसरी जगह पर कौन ले जाता है, लसिका वाहिनी, ठीक है। अब इतना समझ गया। तो रसांकुर और सूक्ष्मांकुर में ये दोनों चीज पाई जाती है, रुधिर कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं केशिकाएं, और लसिका वाहिनी। और इसका जाल बिछा होता है, यानी कि एक दो नहीं होती है, यह बहुत सारा होती है। अब देखिए, ये जो रुधिर कोशिकाएं हैं, सॉरी रुधिर केशिकाएं हैं, मैं बार बार मिस्टेक से कोशिकाएं बोल देता हूँ। केशिकाएं हैं, केशिकाएं का मतलब केश की जैसी पतली नली जिससे रुधिर पास करता है। ये किसका किसका अवशोषण करता है, तो ये ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, विटामिन, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करता है। बहुत महत्वपूर्ण है यह, आपसे पूछेगा। अवशोषण पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट जब पाचन कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है तो अंत में ग्लूकोज बन जाता है। प्रोटीन का पाचन होता है तो वह अमीनो अम्ल बनता है। विटामिन, जल और खनिज लवण, इन सब का तो पाचन होता ही नहीं है, इन सब का डायरेक्ट अवशोषण होता है। तो इन पांचों का अवशोषण किसके द्वारा होता है, रुधिर केशिकाएं के द्वारा होता है। ये सब बात आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज का अवशोषण कौन करता है, अमीनो अम्ल का अवशोषण कौन करता है। आप हर स्थिति में क्या बताइएगा, रुधिर केशिकाएं। सिर्फ ये जो लसिका वाहिनी है ये सिर्फ
वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल का अवशोषण करती है। याद कीजिए, मैंने पढ़ाया था आपको कि जब वसा का पाचन होता है तो वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। तो पचित वसा यानी कि वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल, इन दोनों का अवशोषण कौन करता है? तो इन दोनों का अवशोषण लसिका वाहिनी करती है। तो भोजन के जो 6 अवयव है उसमें से सिर्फ एक अवयव वसा वाला का अवशोषण लसिका वाहिनी करती है। बाकी जो भी बचता है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, विटामिन, जल, खनिज लवण, इस सब का अवशोषण रुधिर केशिकाएं करती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब है स्वांगीकरण। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चौथी अवस्था पे। स्वांगीकरण कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है। तो देखिए, अब हमारे पास अवशोषित भोजन है ना। अभी हम लोगों ने अवशोषण देखा भोजन का कि रुधिर केशिकाएं और लसिका वाहिनी भोजन का अवशोषण कर दी। अब जो अवशोषित भोजन है यह रक्त द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में चले जाते हैं। इस बात को समझिए। स्वांगीकरण क्या होता है कि जो भी अवशोषित भोजन है वह रक्त द्वारा कहाँ चला जाता है? तो शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है उन सभी कोशिकाओं में चला जाता है और जाकर क्या करता है? तो उसका काम होता है कि ऊर्जा का निर्माण करना, नई कोशिकाओं का निर्माण करना और जीव द्रव्य का निर्माण करना, यानी कि टोटल 3 काम करती है। समझ गए? ऊर्जा निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण और जीव द्रव्य का निर्माण। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि स्वांगीकरण में क्या होता है, आप सिर्फ इतना कहिएगा कि जो भी अवशोषित भोजन है उसको ब्लड क्या करता है कि सभी कोशिकाओं में पहुंचा देता है। कोशिका में पहुंचने के बाद क्या होता है? तो कोशिका में पहुंचने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ ही साथ जीव द्रव्य का निर्माण होता है। यही सब घटना जो होती है वह स्वांगीकरण के अंतर्गत होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वांगीकरण समझ गए होंगे। अब बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग अंतिम अवस्था की तरफ चलेंगे जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? तो देखिए, भोजन में बहुत सारा ऐसा अवयव होता है जो पच नहीं सकता है, यानी कि वो अपचित भोजन हुआ। जो पच गया वो तो अभी आपने देखा कि सभी कोशिकाओं तक पहुंच गया एसिमिलेशन के द्वारा। लेकिन जो नहीं पचता है वह क्या होता है? वह बड़ी आंत में चला जाता है। देखिए, ये जो बड़ा सा आप लोगों को दिख रहा है जहाँ मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ पेन से, ये क्या है? बड़ी आंत है ना। इसे खड़ा होना चाहिए था लेकिन जगह के अभाव में मैंने इसको सुला दिया है। तो ये जो है बड़ी आंत है। तो जो भोजन नहीं पचता है वो यहाँ से देखिए छोटी आंत के द्वारा कहाँ चला जाता है? इसी बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में ऐसे देखिए, जैसे मैं अभी कलम चला रहा हूँ इस तरह से ऊपर जाते 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 और फिर यहाँ देखिए ये लास्ट पॉइंट है, इसको नाम है गुदा। ठीक है, एनस इसको बोलते हैं या फिर मल द्वार बोलते हैं। इसी के द्वारा यह शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो बड़ा आसान बात है। उत्सर्जन किसका होता है? पचित भोजन का या अपचित भोजन का? तो आप आराम से कहिएगा कि अपचित भोजन का होता है। अपचित भोजन पहले कहाँ पहुँचता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के किस भाग में? तो ये याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था बड़ी आंत का पहला भाग है, फिर ये सब दूसरा भाग है और यहाँ ये तीसरा भाग है। शायद नहीं पढ़ाया अभी, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको कि किस भाग का क्या नाम है। तो अपचित भोजन इस तरह से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसी को बाहर निकलना यानी कि मल का परित्याग होना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। अब हम लोग उत्सर्जन को अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से उत्सर्जन होता है बड़ी आंत के द्वारा। बड़ी आंत की संपूर्ण जानकारी लेंगे। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो बड़ी आंत की सबसे पहले लंबाई की बात कर लेते हैं। देखिए, बड़ी आंत की लंबाई 1.5 से 2 मीटर होती है। आप सोचिए कि बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत की लंबाई से कम है। छोटी आंत की लंबाई मैंने आपको 6 मीटर बताया था, जबकि बड़ी आंत की लंबाई मात्र 1.5 से 2 मीटर तक होती है। जबकि इसकी व्यास की बात करें तो इसकी व्यास जो होती है वह 5.6 सेंटीमीटर तक होती है। समझ गए? तो बड़ी आंत की व्यास कितनी हो गई? 5.6 सेंटीमीटर, यानी कि आप इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। जबकि छोटी आंत की चौड़ाई कम थी, 2.5 सेंटीमीटर ही थी। इसलिए बड़ी आंत को बड़ी आंत बोला जाता है क्योंकि यह अधिक चौड़ा होता है। अब देखिए, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं।
जिस तरह से मैंने अमाशय में आपको पढ़ाया था कि अमाशय के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत में भी पढ़ाया था कि छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, उसी तरह से बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। इसका जो पहला भाग होता है इसको हम लोग अंधनाल बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको सीकम बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सीकम, हिंदी में अंधनाल। अब हिंदी इंग्लिश दोनों में याद कीजिएगा, कोई दोनों में पूछ सकता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है, आप बताएंगे अंधनाल या फिर सीकम। फिगर में इसको देखिए, ए वाला जो पीला कलर से जो दिख रहा है आपको, पीला वाला हिस्सा, यही है क्या? यही है अंधनाल यानी कि सीकम। छोटी आंत यहीं पे आकर मिलती है। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि छोटी आंत बड़ी आंत से किस हिस्से में आकर मिलती है, तो आप कहिएगा कि अंधनाल वाले हिस्से में मिलती है। ये हो गया बड़ी आंत का पहला भाग। उसके बाद जो बड़ी आंत का मध्य भाग है उसको हम लोग बृहदांत्र बोलते हैं, इंग्लिश में कोलन बोलते हैं। यह इंग्लिश में ही पूछ देगा आपसे कि बड़ी आंत का मध्य भाग क्या कहलाता है, आप तुरंत कहिएगा कि कोलन कहलाता है। कोलन है कहाँ? देखिए, ये पीला से ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो भी मैं अभी यहाँ पर पेन चला रहा हूँ, ये सारा का सारा हिस्सा जो है यहाँ तक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? यही है क्या? यही है कोलन। तो यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है। यह भी आपसे पूछ सकता है। फिगर देख लीजिएगा, आप आराम से बता दीजिएगा कि बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन है, तो यही है कोलन है। देखिए इतना बड़ा भाग है, यहाँ से यहाँ तक पहला भाग सिर्फ इतना था, जो पीला कलर वाला है सो, जबकि मध्य भाग बहुत बड़ा है, कोलन वाला हिस्सा बहुत बड़ा है। तो यह मध्य भाग हो गया। अब अंतिम भाग की चर्चा कर लेते हैं। तो अंतिम भाग को मलाशय यानी कि रेक्टम बोला जाता है। इससे नीचे वाला जो एरिया है, ये सब के सब क्या है? ये सब जो नीचे वाला है, इसके नीचे, ये सब के सब मलाशय के अंतर्गत आता है, रेक्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर समझिए। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि अंधनाल के छोर पर कृमि रूप परिशेष का यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। अपेंडिक्स आप सुने होंगे कि फलाना को अपेंडिक्स बीमारी हो गई है, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो ये अपेंडिक्स क्या होता है, इसको समझिए। बीमारी का नाम अपेंडिक्स नहीं होता है। अपेंडिक्स तो हमारे शरीर का एक अंग का नाम है, जिसको कि हिंदी में हम लोग कृमि रूप परिशेषका बोलते हैं। अंग्रेजी में इसका पूरा नाम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। आप पढ़े लिखे हैं, अब आप अपेंडिक्स नहीं बोलेंगे, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोलेंगे। और अगर आपको हिंदी में बोलने का मन है तो कृमि रूप परिशेषका बोलेंगे। तो क्या होता है कि कभी इसको पहले समझिए कि कहाँ है। देखिए यहाँ है, ये जो व्हाइट कलर में थोड़ा सा आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो पीला वाला हिस्सा है उसके नीचे ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो यही क्या है? यही है अपेंडिक्स। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि अपेंडिक्स किसका भाग है। तो आप देख रहे हैं कि बड़ी आंत का भाग है, और बड़ी आंत के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है? अंधनाल से, सीकम से जुड़ा हुआ है। तो होता क्या है कि कभी कभी इसमें जीवाणु का संक्रमण हो जाता है, ठीक है। और जीवाणु का संक्रमण हो जाता है तो इससे बीमारी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिसाइटिस। कौन सी बीमारी होती है? एपेंडिसाइटिस नामक बीमारी होती है। तो अपेंडिक्स बीमारी नहीं होता है, बीमारी का नाम है एपेंडिसाइटिस। और यह भी आपसे पूछेगा कि यह किसके वजह से होता है? यह जीवाणु की वजह से होता है। एपेंडिसाइटिस किसकी वजह से होता है? तो जीवाणु के संक्रमण से होता है। अब ये जो अपेंडिक्स है उसका मानव शरीर में कोई काम नहीं। आपको याद रखना है कि इस अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि यह एक अवशेषी अंग है। कैसा अंग है? अवशेषी अंग। तो अपेंडिक्स मानव में अवशेषी अंग है। जबकि जो शाकाहारी जीव होता है, शाकाहारी जीव यानी कि जो कभी मांस नहीं खाता है, उसमें अपेंडिक्स जो है अवशेषी अंग नहीं है, उसमें वह सेलुलोज का पाचन करता है, ठीक है। जैसे गाय जो है शाकाहारी जीव है, वो कभी मांस नहीं खाता है। तो गाय आप देखते हैं कि वह पत्ता वगैरह को चबाता है ना। तो वो क्या करता है? पत्ता चबाता है, या फिर वो धान उनका जो झरुआ होता है वो सबको भी चबाता है, तो उसमें सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज का पाचन में कौन सहायक होता है? यही अपेंडिक्स सहायक होता है, क्योंकि अपेंडिक्स से सेलुलोज नामक एंजाइम निकलता है। ध्यान रखिएगा, यह सवाल भी आपसे पूछेगा कि अपेंडिक्स से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो सेलुलोज एंजाइम। लेकिन मानव में नहीं, शाकाहारी जंतुओं में यानी कि गाय भैंस इस तरह के जो जीव होते हैं उसमें
अपेंडिक्स से सेलुलोज एंजाइम निकलता है और वह किसका पाचन करता है? सेलुलोज का पाचन करता है। ठीक है, जबकि मानव में याद रखना है आपको, यह एक अवशेषी अंग है। इतना अपेंडिक्स से जुड़ा हुआ जानकारी हो गया। 3-4 बात यहाँ से आपको याद रखना है। पहला कि अपेंडिक्स किसका भाग है? तो बड़ी आंत का भाग है। यहाँ आप देख रहे हैं कि बड़ी आंत का भाग है। बड़ी आंत में पूछेगा कि किसका भाग है? तो बड़ी आंत के पहले भाग, यही अंधनाल का भाग है। और ये जो अपेंडिक्स है, इसमें किसके संक्रमण से अपेंडिसाइटिस होता है? तो आप बताएंगे कि जीवाणु के संक्रमण से होता है। पूछेगा कि मानव में अपेंडिक्स कैसा अंग है? तो आप बताएंगे कि अवशेषी अंग है। अगर पूछेगा कि शाकाहारी में इसका कोई काम है या नहीं, तो काम है। क्या काम है? तो यह सेलुलोज का पाचन करता है। तो ये सब बात जो है अपेंडिक्स से आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बात और है बड़ी आंत से जुड़ा हुआ, इसको देख लीजिए, फिर ये वीडियो खत्म होगा। तो बड़ी आंत में देखिए, बड़ी आंत का जो कोलन वाला हिस्सा है, ये जो बड़ा सा हिस्सा है, ये सब ये कोलन तक, यहाँ तक का जो हिस्सा है, इसमें कुछ जीवाणु सहजीवी के रूप में रहते हैं, है ना। सहजीवी के मतलब ये होता है कि जो एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो कोलन में पूछेगा आपसे कि बड़ी आंत के किस भाग में जीवाणु सहजीवी के रूप में रहते हैं? तो आप बताएंगे कोलन में। और यह बहुत इम्पोर्टेंट है ना, इसका बहुत काम होता है। यह हमारे शरीर में विटामिन B1, B2, B12 और विटामिन के का निर्माण करता है। तो ये 4 विटामिन का निर्माण करता है, आपको याद रखना है। एकदम B1, B2 और 1 और 2 को मिला दीजिएगा तो B12 हो जाएगा, और विटामिन के। इन चारों विटामिन का निर्माण हमारे बड़ी आंत के किस हिस्से में होता है? तो कोलन वाले हिस्से में होता है। क्लियर? अब एक पॉइंट और है, इसको देख लीजिए। अब मलाशय यानी कि रेक्टम, ये जो है इसके नीचे का पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा को क्या बोलेंगे? मलाशय बोलेंगे। यह गुदा यानी कि एनस से होकर बाहर खुलता है। ये देखिए, ये नीचे वाला जो हिस्सा है, इसी को हम लोग गुदा बोलते हैं, एनस बोलते हैं, या फिर मलद्वार बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मलाशय यानी कि रेक्टम किससे होकर बाहर खुलता है? आप बताएंगे गुदा यानी कि एनस से। और देखिए, गुदा द्वार जो होता है, इसमें 2 अवरोधनी पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या पाया जाता है? 2 अवरोधनी, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में स्फिंक्टर बोलते हैं। इसका काम क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, हमारे शरीर में जो पैखाना जमा होता है, वह बड़ी आंत में ही होता है, यही वाला हिस्सा में जमा होता है। मलाशय इसका नाम है, यानी कि जो भी मल होता है, इसी में आकर जमा होता है। तो आपके दिमाग में चलेगा कि अब इसमें जमा है और इसके नीचे यह एक छेद है या खुलता है, ये तो हमेशा नीचे की तरफ सरकना चाहिए इसको, लेकिन ये स्टोर रहता है। क्यों स्टोर रहता है? क्योंकि इसमें 2 अवरोधनी रहता है। यही 2 अवरोधनी लैट्रिन को क्या करता है कि नीचे नहीं आने देता है। इसके लिए प्रेशर लगाना पड़ता है, तब जाकर ये आता है, और इसकी एक समय सीमा होती है। इस तरह से बड़ी आंत जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। मैं उम्मीद है कि आपको ये पाचन तंत्र का पूरा 5 स्टेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बड़ी आंत से जुड़ा हुआ कुछ और बात है, जैसे पोषक तत्वों की जानकारी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो इस सब के लेकर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।